नमस्कार। बीजेपी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 23 सीटें कम पड़ेंगी, लेकिन बीजेपी का साथ देने वालों की कमी नहीं है। एक तरफ जहां बीजेपी की बात शिवसेना से चल रही है, तो शिवसेना के फैसला लेने से पहले ही एनसीपी ने कह दिया है कि वो बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार है, बिना किसी शर्त। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल जिन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी को बाहर से समर्थन देने के लिए हम तैयार हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को समर्थन देगी एनसीपी, ऐसा प्रफुल्ल पटेल ने कहा है। तो बिना मांगे ही जो है समर्थन देने के लिए पेशकश कर दी गई है एनसीपी की तरफ से। बीजेपी को 23 सीटों की कमी पड़ेगी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए, जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं। 47 सीटें हरियाणा में बीजेपी को मिली हैं और 122 का आंकड़ा छूती हुई दिखाई दे रही है महाराष्ट्र में बीजेपी। और ऐसे में दो तरह की परिस्थिति उसके सामने बनी है। जनता पार्टी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। उनका बहुमत नहीं भी है, लेकिन बहुमत के नज़दीक आने की स्थिति केवल भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे परिस्थिति में महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, प्रगतिशील सरकार मिले और केंद्र के साथ जिस सरकार का एक संबंध बना रहे, इस परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे और ये फैसला हमारे पार्टी की ओर से आज हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ करके हमने लिया है। तो एनसीपी के बयान के बाद और इस बयान से पहले भी बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार बननी तय थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह भी ऐलान किया है कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी भी और चलेगी भी। ये पूछे जाने पर कि अगर साथ आना ही था तो गठबंधन तोड़ा क्यों गया, अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन नहीं तोड़ा था। हमें जितनी सीट लड़ने के लिए दे रहे थे उससे ज्यादा सीट हम जीत कर आए हैं। कैसे टिक सकता है दोनों स्थानों पर? अलायंस तोड़ने का फैसला हमारा नहीं था। हम जहां पर अलायंस है उसका सम्मान करते हैं, साथियों को साथ में रखना चाहते हैं, मगर साथ में रखने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बलि चढ़ाकर साथ में रखनी। तो प्रफुल्ल पटेल के इस बयान के बाद कि एनसीपी बीजेपी को समर्थन देने को तैयार है, कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि उन्हें तो पहले से ऐसा अंदेशा था। तो दिख ही रहा था ये आसार कि हो सकता है उनके बीच में आपस में कुछ संबंध हम जानते नहीं थे, लेकिन अब तो किस गहराई तक दोनों पार्टियां गिर सकती हैं स्वाभाविक है। नरेंद्र मोदी को एनसीपी भी कई वर्षों तक कई चीजें कहती रही और प्रधानमंत्री तो एनसीपी को सबसे भ्रष्ट पार्टी मानते थे। तो अब ये आपस में बातचीत हो रही हो, यही किस मुद्दे पर हो रही है पता नहीं है। और स्वाभाविक है कि जो ऐसी मुद्दों पे दो पार्टियां साथ आएंगी तो आने वाला भविष्य महाराष्ट्र का शुरू से ही मुझे तो काला दिख रहा है। तो अब आपको दिखाते हैं, ये रणनीतियों की बात हुई, ये इक्वेशंस की बात हुई, आपको जरा जश्न दिखाते हैं। जश्न की 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, किस तरह से बीजेपी के जो ये परिणाम आ रहे हैं उसको लेकर किस तरह से खुशी मनाई जा रही है देश के अलग अलग शहरों में। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव और लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये आप देखिए 4 तस्वीरें अलग अलग हैं और ये 4 मूड हैं। कहीं पटाखे जलाए जा रहे हैं, दिवाली कुछ दिन दूर है, लेकिन देखिए खुशी उसी अंदाज में मनाई जा रही है। पटाखे जलाए जा रहे हैं, गुलाल फेंकी जा रही है। मुंबई में देखिए शंखनाद हो रहा है, गुड़गांव में मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं। एक खुशी का आलम है। जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हर स्तर पर एक जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव, लखनऊ, ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी किसका साथ लेगी, ये इक्वेशन अभी तक सुलझा नहीं है। हालांकि एक निर्णायक स्थिति में बनती हुई जरूर दिखाई दे रही है दो तरफा। चाहे एनसीपी के साथ अगर बीजेपी जाना चाहे तो वो रास्ते भी खुले हुए हैं, प्रफुल्ल पटेल ने भी इसके संकेत दे दिए। और दूसरी तरफ शिवसेना का भी रास्ता किस तरह से खुलेगा, इसको लेकर ही बातचीत होगी। 6 बजे, अब से तकरीबन 1 घंटे बाद
पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, अमित शाह भी वहां पर होंगे। अंदर खाने क्या कुछ फैसले किए गए होंगे, किस तरह की रणनीतियों को देखते हुए विचार विमर्श का दौर चला होगा और उस पर किस तरह से अमल किया जाएगा, आगे किस तरह की रणनीतियों पर आगे बीजेपी चलेगी इन राज्यों में, ये बड़ा विचार होगा। सीएम के नाम को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति अब तक बनी हुई है उस पर भी असमंजस के बादल छंट जाएंगे, वो भी नाम सामने आएगा। तो बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं अभी भविष्य के गर्भ में। अभी फिलहाल उत्साह और जश्न ये सब कुछ चल रहा है। पटाखे जलाए जा रहे हैं। तो इस वक्त इक्वेशन बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है। जीत की तस्वीरें भी हमने आपको दिखा दी और किस तरह के नतीजे आ रहे हैं वो भी हम आपको लगातार दोनों तरफ दिखा रहे हैं। वेद प्रताप वैदिक जी हमारे कंसल्टेंट एडिटर हमारे साथ इस वक्त इस चर्चा में शामिल हैं। सर आपका स्वागत है। राखी बख्शी साहब हैं, बख्शी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैम आपका भी स्वागत है। वैदिक जी, जिस तरह की इक्वेशन इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है, एनसीपी ने पासा फेंक दिया, उसने कह दिया है कि हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ शिवसेना में भी इस तरह की स्थिति बनी हुई है, उद्धव का स्टैंड बड़ा मायने रखेगा और 6 बजे संसदीय दल की बैठक। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ मुनाफा, क्या कुछ नुकसान बीजेपी देख रही होगी? मुझे तो लगता है कि बीजेपी को फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैंने सुबह कहा था कि एनसीपी के इतने सीटें प्राप्त करने के कारण जो शिवसेना की ताकत बीजेपी की टांग खींचने के लिए हो सकती थी, या जिसको आप ब्लैकमेलिंग पावर कह दीजिए, वो एकदम घट गया है। लेकिन ये बात अब उस बयान के बाद एकदम सिद्ध हो गई है कि अब शिवसेना में कंपन पैदा हो गया है। उनको सोचना पड़ेगा कि या तो हम बीजेपी के साथ मिलें या पूरे 5 साल तक वनवास भुगतें। कोई कारण नहीं है कि शिवसेना और बीजेपी अलग रहें। वैचारिक दृष्टि से एक हैं, सैद्धांतिक दृष्टि से एक हैं और व्यवहारिक दृष्टि से भी पिछले 25 साल से एक रहे हैं। अब एक होने में कोई बुराई नहीं है। जो बात अमित शाह कह रहे थे वो अब सत्य सिद्ध हो गई। जितनी सीटें शिवसेना को मिली है उससे लगभग दुगनी ही सीटें भाजपा को मिल गई। अगर ये बराबर सीटों का बंटवारा उस समय ठीक ठीक कर लेते, 45-55 कर लेते या 50-50 कर लेते, तो अभी तो इनको 200 सीटों से ज़्यादा जीतते ही। तो जिद अब अगर चाहे उद्धव ठाकरे अभी भी पकड़े रह सकते हैं। वो 2.5 साल राज करने की बात कर सकते हैं, अपने ज़्यादा मंत्री संख्या में अनुपात से ज़्यादा लगाने की बात कर सकते हैं, तरह तरह से दबाव डाल सकते हैं। लेकिन उन सब दबावों को तालमेल करके, उनको एडजस्ट करके अब भाजपा को तय करना चाहिए। यानी शिवसेना से जो गलती शायद हुई उसको सुधारने का ये वक्त है और एक साथ मिलके एक मजबूत सरकार जो है वो राज्य को देनी चाहिए। जयवीर शेरगिल जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। जयवीर जी आपका भी स्वागत है। सवाल यही है आपसे कि आपने जश्न की तस्वीरें भी देखी होंगी और किस तरह से बीजेपी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है 2 राज्यों में, क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जीत पर। लोगों को लगता है कि जो लोकसभा में उनके साथ वायदे हुए हैं और उनकी उम्मीद अभी भी कायम है कि श्री नरेंद्र मोदी जी उनको पूरा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आज जो मत हुआ है, जो दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, वो लोगों ने लोकल इश्यूज पे किया है, ना ही कोई व्यक्ति विशेष वोटिंग हुई है पे नहीं हुई है, जो लोगों के लोकल इश्यूज थे। कांग्रेस ने 3 टर्म्स महाराष्ट्र। ठीक है, राखी बख्शी जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये माना जाए कि जिस तरह से जयवीर बता रहे थे कि कई ऐसे मुद्दे थे, लेकिन तमाम जो प्रतिक्रियाएं रही हैं और जिस तरह से ये सारे नतीजे डेवलप हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि सब कुछ मोदी मैजिक का असर है, अमित शाह की मैनेजमेंट है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये ऐਵੇਂ ही ये सारी चीज़ें हो गई? नहीं, ये बात सही आप कह रहे हैं कि अगर प्रतिक्रियाएं आई हैं कि मोदी जी जिस तरह से उन्होंने रैलियां की इतनी ज़्यादा, या अमित शाह जिस तरह की एक सूझबूझ दिखाई राजनीति में, और तमाम उनकी टीम के और भी लोग हैं जो महाराष्ट्र में काम कर रहे थे,
तो जो एक रणनीति होती है, राजनीतिक रणनीति, उसके आधार पर जो काम किया, फोकस्ड अप्रोच रखा है, उसकी वजह से ये फर्क पड़ा है। अगर आप देखें, जैसे बता रहे थे कांग्रेस पार्टी से कि नहीं लोकल इश्यूज पे हुआ है, तो ये कहना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही उचित मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें कि लोकल इश्यूज तो थे ही, कम्युनिटी आपकी थी, कास्ट आपका था, स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है कांग्रेस पार्टी का, फिर ऐसा क्या फर्क पड़ गया कि बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि शिवसेना को अब सोचना पड़ रहा है कि वो क्यों अलग है। तो मेरा ये मानना है कि जो ग्राउंड पर, जो वहाँ पर जमीनी स्तर पर जिस तरह से उसको समझा गया, कास्ट को समझा गया, कम्युनिटीज को समझा गया, साथ ही इश्यूज के संदर्भ में उसको समझा गया, और सबको मिलाकर जिस तरह से काम हुआ है, उसका परिणाम हमें देखने को मिलता है। वैदिक जी, ये साफ तौर पर ये नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस को खासकर इन राज्यों में जिस तरह से क्षति हुई है, जितनी उससे कहीं बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है, भले उस लेवल तक ना हुआ हो, लेकिन फायदे का प्रतिशत बहुत ज्यादा है जितना कि लॉस का है कांग्रेस का। फायदा तो बटा है। कांग्रेस की हार का फायदा लगभग सारे विरोधी दलों को मिला है, या जो कांग्रेस के साथ नहीं थे उन दलों को मिला है। लेकिन चिंता की बात यही है कि कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, नरेंद्र मोदी की इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी की इच्छा पूरी होवे, इससे भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है कि अगर कोई सक्षम प्रतिपक्ष नहीं हुआ भारत में, और यही स्थिति 5-10 साल चलती रही या और बदतर हो गई, तो हम समझते हैं कि जो लोग लोकतांत्रिक भावना का आदर करते हैं उनके लिए थोड़ा चिंता का विषय हो जाएगा। क्योंकि और लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि अगर ऐसा होता है और सरकार मजबूत हो, दल मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, विचारधारा और दृष्टि एकदम स्पष्ट हो, तो काम बड़ी फुर्ती से होता है, बहुत तेजी से देश आगे बढ़ता है, बैरियर्स तो कम होते हैं। हाँ, और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं, और शायद इसी का नतीजा है कि यही सोच मोदी को लगातार आगे और आगे ले जा रही है।